हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो हम लोगों ने इससे पहले इंट्रो देखा था। इंट्रो किस चीज़ का देखा था? तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, सेबी इन्वेस्टर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के बारे में। वो हम लोगों ने उसमें डिटेल देखा था कि क्या होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है। ये सारी चीज़ें उसमें हम लोगों ने समझी थी। ये क्या होगा, एग्जाम में जिस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं तो वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोग इसको देख रहे हो, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आप बिलीव करो 20 to 25 क्वेश्चन आपके इससे आएंगे और पासिंग मार्क्स क्या है, 50%। इट मीन्स 25 मार्क्स आते हैं तो आप पास कर जाते हो। कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये हम लोगों ने क्वेश्चन देखा फट से मैं फटाक से आंसर जल्दी से बताऊंगा और भागूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की, ठीक है। तो वीडियो लंबी होगी, जिनको लर्निंग चाहिए वो जरूर देखना। तो क्वेश्चन है पहला, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग करंट एक्सपेंसेस एंड प्रायोरिटाइजिंग द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ अ पर्सन और अ फैमिली कैन बी अचीव्ड थ्रू। देखो इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, समझो चीज़ों को। जो अगर फाइनेंशियल ज़रूरतों को किसी एक व्यक्ति को या फैमिली को अचीव करना होता है तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना। मान लो एक साल में कोई आपको प्लानिंग करनी है कि किस तरह से आपका इनकम होगा, क्या एक्सपेंस होगा, है ना, क्या सेविंग होगी। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से की जा सकती हैं। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, बैलेंस शीट बनाकर? नहीं, बैलेंस शीट में क्या होता है, उसमें खर्च होते हैं, क्या खर्च किया है, किसको पेमेंट किया है, क्या इनकम आई है, यही है ना। रिस्क मैनेजमेंट ये अलग चीज़ है। आप अगर कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें रिस्क क्या है, उसके बेस पे रिवॉर्ड क्या है, वो सारी चीज़ें। तो ये अलग लेवल की चीज़ें हैं, ये नहीं इम्पोर्टेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, सिंपल है, उसमें इनकम क्या है और क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है। बट बजटिंग जो है ये हमारा सही आंसर होगा। इसका मतलब है कि प्रायोरिटाइज अगर करना हो किसी पर्सन को चीज़ों को तो बजटिंग करनी चाहिए, जैसे हमारी सरकार भी करती है। अभी बजट जैसा कि आप लोगों को पता है 23 जुलाई को आने वाला है ना, तो इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the ideal way to present rate of return on various investment products so that the investor can do a fair comparison। देखो कोई भी रेट ऑफ रिटर्न आपको अगर किसी भी चीज में मिले तो बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न कौन सा कंडीशन होता है, किस रूप में, किस कंडीशन में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सिंपल क्या होता है, मान लो 100 रुपीज है आपके पास, उस पर अगर आपको पर एनम 7 रुपीज मिलता है, ठीक है, समझने के लिए, बट इतना मिलता नहीं है, फिर भी 7 रुपीज मिलता है, तो 100 रुपीज पे आपको 7 रुपीज मिल गए, मतलब एक साल में 107 रुपये आपको मिल गए। इसका यही मतलब है। ये भी सेम ही है। और एब्सोल्यूट रिटर्न ऐसा कुछ, एब्सोल्यूट रिटर्न कुछ होता नहीं। तो कंपाउंड रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न क्या होता है, जो भी आपके अमाउंट है उसमें आपको 107 रुपये है, ठीक है, उसमें आपको जैसे मान लो 100 रुपये आज आपके पास है, ठीक है, उसमें मान लो आपको 2 रुपये का एक दिन में प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट करोगे 100 रुपये पे ना करके 102 रुपये पे करोगे, ठीक है। 102 रुपये पे 2 रुपये भी अगर मिलता है, मतलब 2%, तो वो आप कैलकुलेट करोगे तो 2 रुपये से ज्यादा आपको मिलता है ना। बट इसमें क्या है, 100 रुपये पे 100 मिलेगा और फिर 2 रुपये होगा, तो सिर्फ इस पे मिलेगा, वो 2 रुपये जो आपको मिला एक्स्ट्रा उस पे नहीं मिलेगा। यानी कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जो होता है वो एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखो फाइनेंशियल वे में अगर देखोगे तो कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उसको आप या तो एफडी ले लो या इक्विटी बाय कर लो या ऑप्शंस जो करते हैं, जो ऑप्शंस नहीं जानते हैं वो हम लोग अलग चीज में डिस्कस करेंगे, वो एक ट्रेडिंग में ले लो। ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है,
डाइवर्सिफिकेशन करना है। ठीक है, आपको अपने जो पैसा है उसको डाइवर्सिफाई करना है, एक प्लेस पे नहीं रखना है। देखो क्वेश्चन में बोलूंगा, आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। टाइम ऑफ वैल्यू क्या होता है, मान लो 10 रुपए, मैं आपको अभी समझने के लिए मैं समझाऊं, चलो 100 रुपए की बात करते हैं। 100 रुपए में आप लोगों को मान लो अभी कोई प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, 100 रुपए में अभी वो प्रोडक्ट मिला, आपके पास 100 रुपए है। लेकिन 10 साल बाद क्या 100 रुपए में आपको, मान लो एक कुछ भी मान लो, आप एक प्रोडक्ट है जो आपको 100 रुपए में मिल रहा है, क्या 100 रुपए में आपको आपके पास 100 रुपए 10 साल बाद होंगे और उसी 100 रुपए में क्या वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। यानी टाइम के साथ मनी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है ना, पैसा ज्यादा होगा तभी आप अच्छा कर पाओगे फ्यूचर में, है ना। तो इसका ये मतलब है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लायबिलिटीज आर मनी बाय अ पर्सन। लायबिलिटीज क्या होता है? ओन्ड होता है, यानी अपने पास होता है, अर्न किया हुआ होता है, या इन्वेस्टेड होता है, या इन्वेस्टमेंट होता है। तो लायबिलिटी क्या है होता है? ओड होता है। ओड होता है यानी लिया हुआ होता है, किसी से लिया हुआ है, यानी उसको रिटर्न करना है, उसको वापस करना है ना, तो वो लायबिलिटी होता है। जैसे मान लो बैंक में आप एफडी रखते हो, तो वो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है ना, क्योंकि बैंक से जब आप चाहोगे उसको ले सकते हो, है ना, तो वो लायबिलिटी है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन अ वीडियो गेम कंसोल नाउ टू से। देखो अभी आप कोई वीडियो गेम मान लो बाय नहीं करते हो, जैसे किसी को वीडियो गेम का बहुत शौक है, खेलने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो मान लो PS6 है, तो आप उसको नहीं अभी नहीं बाय करना चाहते हो, और क्या सोचते हो कि मैं वेकेशन के लिए नेक्स्ट ईयर इसको प्लान करूंगा, यानी वीडियो गेम से अच्छा मैं कुछ करना चाह रहा हूं इसके कंपैरिजन में। तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रॉफिट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मान लो अभी आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें मान लो आपको कोई काम कर रहे हो, 10 रुपए आपको, मतलब 100 रुपए आपको मिल सकते थे, ठीक है, बट आप क्या करते हो, 100 रुपए नहीं लेकर 10 रुपए लेते हो, या आपको 10 रुपए ही मिलते हैं। किसी काम के लिए 100 रुपए मिल सकते थे बट 10 रुपए मिलते हैं, तो इस कंडीशन में 90 रुपीज का आपको जो लॉस होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। प्रॉफिट क्या होता है? बिजनेस किया, कोई भी चीज है, तो उसमें जो भी इन्वेस्ट किया उसमें जो प्रॉफिट हुआ, आपको जो फायदा हुआ, 10 रुपए लगाए, 1 रुपए अगर आपको मिला तो जो वो 11 रुपए बन गया, तो 1 रुपए आपका जो है उस बिजनेस से प्रॉफिट है। ठीक है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही इसका आंसर होगा। यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन में क्या होता है, कोई चीज मान लो अभी आप करना चाहते हो, जैसे गेम खेलने में आप बहुत तेज हो, बहुत होशियार हो, बहुत करता है कि आप गेम खेलो, ठीक है, बट आप सोचते हो कि इस गेम को खेलने से अच्छा मैं फ्यूचर में कुछ करूं। ठीक है, यानी आप जो करंट सिचुएशन में करना चाहते हो, अपने आप को समझाते हो और फ्यूचर में इससे कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहलाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सिंपल है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जो आप करंट में करना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हो, करंट में जो आपको करना है वही करते हो, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। तो इसका आंसर है बी, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इन ऑर्डर टू इंक्रीज परचेजिंग पावर वन मस्ट अर्न रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट दैट आर, क्या होना चाहिए? सिंपल सी बात है, आप लोग वीडियो को पॉज करोगे, आंसर बताओगे, उसके बाद आंसर देखोगे। देखो जब भी आपका परचेजिंग पावर बढ़े, तो आप जब इन्फ्लेशन को, यानी महंगाई जो है प्लस टैक्स देने के बाद जो आपके पास बचता है, वो आपका माना जाएगा कि परचेजिंग पावर आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, परचेजिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, या अर्निंग आपकी रिटर्न्स जो मिल रहे हैं, इस कंडीशन में इन्फ्लेशन को मात दो, टैक्स देने के बाद जो होगा तो वो होना चाहिए, यानी मोर देन इन्फ्लेशन आफ्टर टैक्सेस। इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको अर्न करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन से कम करोगे तो आप नेगेटिव में हो, इन्फ्लेशन के बराबर करोगे तो जीरो पे हो, ब्रेक इवन पे हो,
है ना। टैक्स से पहले अगर इन्फ्लेशन के बराबर हो तब तो और आप जीरो में हो, नेगेटिव में हो, है ना। तो इसका ये आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, ए आंसर होगा इसका। चलो नेक्स्ट है बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ पे कंपनी है, अवॉइड करो इसको, टाइपिंग एरर चलता है ना। क्योंकि देखो ये खुद से आप ऐसा नहीं समझो कि कहीं से कॉपी पेस्ट है, ये इसमें समय दिया गया है, समय दिया गया है मैंने इसके लिए जिनसे काम कराया है उनको भी दिया है ना, क्योंकि कंटेंट वगैरह ऐसे तो बनाया नहीं जाता है, या मैं तो टाइम दूंगा नहीं इन चीज़ों में इतना, है ना। तो चीज़ों को समझो, देखो मैं भी सारी चीज़ें मेरे अंडर ही होती है, बट मैं टाइपिंग कर करके बैठा रहूंगा ना, है ना। तो चलो एग्जाम्पल है इसका, इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, रिस्क अवॉइड करने के लिए नहीं, रिस्क रिटेंशन के लिए नहीं, रिस्क टेस्ट करने के लिए नहीं, रिस्क ट्रांसफर करने के लिए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, रिस्क ट्रांसफर करने के लिए। मतलब क्या है, मान लो कोई पॉलिसी लेता है, किसी ने बिजनेस पे पॉलिसी लिया, ठीक है, बिजनेस पे, और मान लो ईश्वर ना करे, खुदा न खास्ते उनको लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट से उनको उनके शॉप में आग लग जाती है, तो उसकी वजह से अगर इंश्योरेंस उन्होंने ले रखा है तो रिस्क था उनके बिजनेस में, तो इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने रिस्क को अपना ट्रांसफर कर दिया, तो इसलिए पॉलिसी ली जाती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज रिस्कीएस्ट इन्वेस्टमेंट अमॉन्ग दीज। रिस्कीएस्ट, बैंक डिपॉजिट नहीं, रिस्की नहीं है। अब देखो ऐसा आप कहोगे कि हो सकता है सर बैंक डूब जाए, बैंक दिवाला हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए बैंक, है ना, तो ये कुछ बैंक के साथ हो सकता है, तो ये सारी चीज हम लोग ऐसे नहीं देख सकते। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये भी रिस्की नहीं है, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये कंपाउंडेड होता है, कंपाउंड मिलता है इसमें, इंटरेस्ट कंपाउंड होता है ना। तो स्टॉक्स जो है सबसे रिस्कीएस्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबिलिटी इसमें होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मान लो कोई स्टॉक आपको 50% का रिटर्न देता है लास्ट 2 ईयर्स में, ठीक है, तो नेक्स्ट 2 ईयर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे कि आपको रिटर्न मिल सकता है, -50% का होगा, 0% रिटर्न मिल सकता है, या 50% मिल सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट ऐसे किया नहीं जा सकता है, इसका मतलब ये है कि कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी स्टॉक ने आपको प्रॉफिट दिया है 2 साल, लास्ट 2 साल में, तो नेक्स्ट भी आपको प्रॉफिट ही मिलेगा उससे। नेक्स्ट देखोगे, द रिस्क ऑफ चेंजेस इन एक्सचेंज रेट इम्पैक्टिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी रिस्क, कमोडिटी रिस्क। देखो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज रेट, मान लो फॉरेन है, फॉरेन एक्सचेंज है, या कोई भी एक्सचेंज है, तो उसमें एक्सचेंज का रेट जो चेंज होता है उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे, तो सिंपल सी बात है, करेंसी रिस्क उसमें होता है। अगर रेट चेंज होगा तो आपकी करेंसी पे ही रिस्क आना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप लोग क्वेश्चन पॉज करके आंसर खुद पहले देना, उसके बाद बढ़ना। प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, पहले मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से प्रिपेयर करते हो तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद आंसर देना, बेटर वो रहेगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो सेफ्टी का मीन्स क्या होता है, आप मान लो इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें सेफ्टी किसको कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू, ग्रोथ इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, एबिलिटी टू कन्वर्ट वंस इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। तो प्रिंसिपल को अगर आप सेफ रख सकते हो, प्रोटेक्ट करते हो, तो सबसे पहले मार्केट में प्रिंसिपल को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो वो ही सेफ्टी कहलाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, व्हाट मेक्स रिटायरमेंट फंडिंग अ डिफरेंट नीड कंपेयर टू मेनी अदर नीड्स लाइक होम परचेज और एजुकेशन फंडिंग। देखो इसमें क्या होता है, जो रिटायरमेंट फंडिंग होती है क्या डिफरेंट है उसमें, होम परचेज करोगे या एजुकेशन से रिलेटेड फंडिंग अगर आप करते हो तो उसमें क्या होता है, ये क्या है, देखो यू कैन नॉट गेट अ लोन टू फंड इट, ठीक है, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल गोल। देखो फाइनेंशियल गोल है, रिटायरमेंट एक फाइनेंशियल गोल है, रिटायरमेंट में आप किस तरह लाइफ जियोगे, है ना,
तो किस तरह से रेस्ट करोगे, क्या यूज करोगे, किस तरह खाओगे, कैसे रहोगे, वो सारी चीजें एक फाइनेंशियल गोल है ये। तो इट इज अ शॉर्ट टर्म गोल। तो ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, रिटायरमेंट शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता है। मान लो किसी की एज 30 है और वो चाहता है कि 60 ईयर्स 67 60 65 70 के आसपास किस तरह की लाइफ जिए, तो वो 30 ईयर पहले प्लान करता है उस चीज को, तो वो शॉर्ट टर्म तो हो नहीं सकता है। और यू डू नॉट गेट एनी टैक्स बेनिफिट्स। रिटायरमेंट ये अलग चीज है, आप लोगों को पता होगा कि टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें, है ना। 60 प्लस में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी यू कैन नॉट गेट अ लोन टू फंड इट। रिटायरमेंट को फंड करने के लिए कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ या मैं रिटायर हो रहा हूँ तो मुझे फंडिंग चाहिए, लोन चाहिए, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नॉट इंडल्जिंग इन एडवेंचर स्पोर्ट कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ। क्या हो सकता है, मान लो एडवेंचरस स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो क्या है उसको, रिस्क रिडक्शन है, रिस्क ट्रांसफर है, रिस्क अवॉइडेंस है, रिस्क रिटेंशन है। देखो रिडक्शन हो नहीं सकता, कम नहीं कर सकते हो, रिस्क किसको ट्रांसफर करोगे, जो खेल रहा है वो अपने रिस्क पे खेल रहा है, आप तो उसमें कुछ कर नहीं रहे हो, तो रिस्क को आप अवॉइड करते हो उसमें, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। द रूल ऑफ 72 का मतलब क्या होता है, ऑफ योर मनी। द रूल ऑफ 72 इंडिकेट्स टाइम टेकन फॉर योर मनी टू, क्या होता है रूल 72 इंटरेस्ट रेट के साथ। तो 72 रूल के बेस पे क्या होता है, आपका मनी जो है 5 टाइम्स हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, हाफ हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये डबल हो जाता है मनी, यानी इंटरेस्ट रेट को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। उसके बाद जो आपका यहाँ पे आएगा वो आपका टाइमिंग होगा, यानी इतने टाइम में आपका मनी जो है डबल हो जाएगा। ठीक है, मान लो 6% आपको मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज पे, तो आप क्या करोगे, 12 ईयर में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूल ऑफ 72 ये ही है, आप अपना कैलकुलेट भी करके बताना जरूर। ठीक है, चलो आगे देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट बोनस शेयर्स। बोनस शेयर क्या होता है, ये इसको इशू किया जाएगा, दे आर इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। बोनस डिस्काउंटेड मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है, और ये इशूड टू न्यू इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर को मिलता है। दे आर यूज्ड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस। दे आर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, नहीं डिस्काउंट कोई प्राइस नहीं लिया जाता है बोनस शेयर में। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पार्ट फॉर देम, पे फॉर देम है यहाँ। ठीक है, पे फॉर देम है तो नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कुछ नहीं पे करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट भी नहीं लगता है, पे भी नहीं करते हैं, और न्यू इन्वेस्टर को भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, यानी डी आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट फेज आर फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस एंड अ वीक इकोनॉमी इंडिकेटिव ऑफ। सिंपल सी बात है, अगर प्राइस फॉल कर रहा है और इकोनॉमी वीक है तो मार्केट किस तरह का है, स्टॉक मार्केट जो जानते हो, आपको पता है बुल मार्केट क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो ऊपर जाता हो तो बुल है ना, यानी मार्केट बुलिश है। प्राइसेस अगर आपके स्टॉक मार्केट के बारे में कहा जाए, स्टॉक मार्केट तो ये स्टॉक मार्केट है वो, ऐसे आप उसको नहीं कह सकते। स्टॉक मार्केट फॉलिंग और इंक्रीजिंग इस तरह की चीज़ों से ही आप मार्केट को देखते हो, तो उसको हम लोग फॉल है, इट मीन्स बियर मार्केट है, आप लोगों को पता है, ग्रोथ मार्केट हो नहीं सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखो इसको अच्छे से देखो, आप लोग समझो अच्छे से, मैं बता रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन तो आराम से इससे आपके बन ही जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझोगे तो। व्हाट फेज आर फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस एंड वीक इकोनॉमी हम लोगों ने देख लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू ऑफिशियल स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स डिफर फ्रॉम डब्बा ट्रेडिंग सेटअप। यानी डब्बा ट्रेडिंग सेटअप से किस तरह से स्टॉक मार्केट जो है, एक्सचेंज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, डब्बा ट्रेडिंग में क्या होता है, एक डब्बा होता है, उसमें बंद होता है, एक पर्ची होता है, ऐसे समझो आप, और उसको उसी बेस पे, लॉटरी के बेस पे उसको किया जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट किस तरह है, स्टॉक एक्सचेंज ऑफर गारंटीज प्रॉफिट्स, कोई गारंटी प्रॉफिट देता है नहीं, कहीं आपको गारंटीड प्रॉफिट नहीं मिलता है। ऑफिशियल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म डज नॉट रिक्वायर केवाईसी, केवाईसी क्या नहीं करना पड़ता है एक्सचेंज में आपको, तो आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया हो तो आपको पता होगा कि उसमें केवाईसी करना पड़ता है।
ऑफिशियल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स आर रेगुलेटेड एंड recognized और ऑफिशियल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स डू नॉट सेटल ट्रेड्स, ट्रेड सेटल करते हैं नहीं, बाय करते हो सेल करते हो उस पे ही तो करते हो आप, है ना। तो इसका आंसर होगा सी। समझ रहे हो आप लोग चीज़ों को? कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में जरूर पूछना, मैं आप लोगों को उसको अच्छे से समझा दूंगा अगर किसी को भी डाउट हो तो। व्हाट इज द रोल ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट? सेलिंग सिक्योरिटी डायरेक्टली टू इन्वेस्टर्स, नहीं, डायरेक्टली इन्वेस्टर को नहीं सेल करता है एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग एडवाइस टू इन्वेस्टर्स, नहीं, ऐसा नहीं होता है, इन्वेस्टर्स को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं एडवाइस करते हैं। सेफगार्ड एंड मेंटेनिंग इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। ऑडिटिंग स्टॉक एक्सचेंज, नहीं, ऑडिट नहीं किया जाता है, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिडरेशन ड्यूरिंग ड्यू डिलीजेंस? ड्यू डिलीजेंस क्या होता है ये समझोगे आप आंसर आराम से बता सकते हो। ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, ऐसे समझो, इन्वेस्टिगेशन होता है ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है, आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके आप सारी चीजों को कर लेते हो। तो ठीक, तो इन्वेस्टिगेशन में मार्केट में अगर हो आप तो कौन सा चीज नहीं होना चाहिए, यानी क्या नहीं देखना है आपको, या नहीं देखोगे तो भी चलेगा, यानी क्या देखना है ये हम लोग अलग कर लेंगे, तो क्या नहीं देखना वो भी हो जाएगा। यानी लेटेस्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम डाटा इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। हिस्टोरिकल स्टॉक परफॉर्मेंस भी देखना इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी देखना इंपॉर्टेंट है, बट सोशल मीडिया रिव्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया में आपको क्या कहा जा रहा है स्टॉक के बारे में, क्या नहीं कहा जा रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ एन इन्वेस्टर्स कंप्लेंट इज नॉट एड्रेस्ड बाय द ट्रेडिंग मेंबर, व्हाट शुड ही शी डू नेक्स्ट? देखो ट्रेडिंग मेंबर क्या होता है, जो ब्रोकर है, आप जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वो ब्रोकर ही ट्रेडिंग मेंबर कहलाता है, ठीक है। जो भी आप यूज करते हो आपको पता होगा, मैं कहीं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ इसमें, आप लोग जो भी यूज करते हो आप लोग चाहो तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो अगर वो एक्शन नहीं लेता है कंप्लेंट पे तो क्या किया जा सकता है? फाइल ए लॉसूट अगेंस्ट द स्टॉक एक्सचेंज, शेयर द कंप्लेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कीप क्वाइट एंड ड्रॉप द इशू, फाइल ए कंप्लेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोशल मीडिया पे तो आप करोगे नहीं, है ना, सोशल मीडिया पे करने का कोई मतलब है नहीं, आपको स्टॉक एक्सचेंज में एक कंप्लेन फाइल करनी, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बट जिनको नहीं पता है उनको जानना जरूरी है। देखो ट्रेडिंग लॉट क्या होता है, ये क्या है, इनवी आईटीज क्या है, यूनिट्स क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। ये नाम से ही पता लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों में इन्वेस्ट करती है, ये उस तरह की कंपनीज होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रोड हो गया, पाइपलाइन हो गया, टोल हो गया, है ना, ये सारी चीजें। तो इसमें ट्रेडिंग लॉट क्या है, तो इसका एक यूनिट यानी एक लॉट भी आप ले सकते हो। ऐसा होता है ना कि आप मिनिमम आपको 10 लॉट ही लेना है, तो इसमें एक लॉट भी आप ले सकते हो। अब एक लॉट का क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, बट एक लॉट आप इसमें ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर प्रोवाइडेड विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस थ्रू? देखो जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था वो सारी चीजें ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म है, तो जो शॉर्ट टर्म है उसको हम लोग पहले ही हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस है इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आंसर आपका ये होगा। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड नहीं है, शॉर्ट टर्म तो ये है ही नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द एनएससी निफ्टी 50 रिप्रेजेंट्स? आप लोगों को पता है एनएससी निफ्टी 50 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका भी आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी देना। इजी है, सिंपल है, जो मार्केट में हो उनको आंसर देना चाहिए। तो ये आंसर मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, आप लोग आंसर जब दोगे 23 लिखकर आंसर ABCD बताना, ठीक है, या एनएससी निफ्टी 50 लिखना क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ABCD जो भी है आप इसका आंसर दोगे, मैं नहीं बता रहा आप लोगों को ये आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा
डेट फंड्स जो होते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो प्रोवाइड्स ग्रोथ एंड कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द लॉन्ग टर्म, जनरेट रेगुलर इनकम, इन्वेस्ट इन इक्विटी सिक्योरिटीज और प्रोवाइड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड इनकम। देखो जरूरी नहीं है ग्रोथ इनकम आपको मिले, या ये भी जरूरी नहीं है कि आपको रेगुलर इनकम इसमें मिले, बट लॉन्ग टर्म में आपको इसमें ग्रोथ भी मिलता है और कैपिटल में भी आपका एप्रिसिएशन होता है, यानी कैपिटल भी बढ़ता है। डेट फंड्स क्या होते हैं? सिंपल है, म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो डेट फंड होते हैं। तो म्यूचुअल फंड और इक्विटी सिक्योरिटीज दोनों अलग चीज है, ठीक है। तो ये यहाँ हम लोगों ने डेट फंड देख लिया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखोगे REITs ओन ऑपरेट एंड मैनेज, क्या ओन ऑपरेट करता है? इसका फुल फॉर्म जानोगे काम हो जाएगा। रियल स्टेट का फुल फॉर्म है, रियल स्टेट से रिलेटेड है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, ठीक है। तो सिंपल है, रियल एस्टेट है तो फिर कुछ देखना नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जो बचा वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट इन द ट्रांसमिशन प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटीज? देखो सिक्योरिटी का ट्रांसमिशन जब होता है यानी ट्रांसफर किया जाता है, तो नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट का क्या मतलब होता है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो जिनका भी डीमेट अकाउंट है उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? ट्रांसफर ओनरशिप टू द गवर्नमेंट जरूरी नहीं है अगर कोई नॉमिनी है तो, है ना। तो टू डिस्ट्रीब्यूट द सिक्योरिटीज अमंग सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर या टू प्रूव द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर। हाँ, अकाउंट होल्डर के प्रूव करने के लिए तो होता है, बट क्यों प्रूव करके क्या होगा, यानी किसी को वो ट्रांसफर करना है, यहाँ ट्रांसमिशन लिखा हुआ है ना, तो सर्वाइविंग जॉइंट होल्डर्स जो होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए। टू कैंसल द सिक्योरिटीज, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कैसे पहचानते हैं आप कि किसका अकाउंट है? तो ईमेल आईडी से जरूरी नहीं है, फोन नंबर से जरूरी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नंबर से ये भी जरूरी नहीं है, यानी पैन नंबर जो होता है उससे कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट को पहचाना जाता है, ठीक है। कुछ कुछ आप देखते होंगे कि अकाउंट स्टेटमेंट है तो उसमें आपको पैन नंबर ही पासवर्ड के रूप में यूज करना पड़ता है ना। चलो इसमें देखते हैं कि कंफर्मेशन ऑफ ट्रेड डन ड्यूरिंग द डे और एंड ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट इज कॉल्ड। देखो आप लोग ट्रेड करते हो तो जानते होगे, नहीं करते हो तो ये जानना बहुत जरूरी है। और डेली ट्रेड जो होता है वो आप उसका डिटेल उसमें देख सकते हो। ट्रांजैक्शन समरी जरूरी नहीं है। ट्रांजैक्शन समरी क्या होता है, जो आप उसमें पे इन या पे आउट कर रहे हो वो वहां दिखता है। ट्रेड नोट क्या होता है, ट्रेड नोट कुछ नहीं होता है। ऑर्डर नोट क्या होता है, ऑर्डर नोट उसमें कौन कौन से ऑर्डर हैं वो होता है, ऐसा रियल में कुछ होता नहीं है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हो। बट कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंडेटरी है, आपको आपका ब्रोकर ये प्रोवाइड करेगा, आपके ईमेल पे मिलेगा ये, या आपका जो भी है डिटेल आपने प्रोवाइड किया है या आपका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको क्रेडिट नोट ढूंढ सकते हो। वहाँ आपने क्या ट्रेड किया है, कितने में एंट्री की थी, आपके चार्जेस क्या लगे हैं, आपका जो अमाउंट सेटल होना है अकाउंट में वो क्या होगा, सारी चीजें उसमें आपकी लिखी हुई होती है जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है। तो वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज अ कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट टू डू। ठीक है, कॉल ऑप्शन बायर को क्या देता है, क्या करने के लिए देता है? तो देखो सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। देखो मार्केट में देखो सेल का मतलब क्या होता है, आप मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या होता है, सेल करने का मतलब होता है मार्केट की पॉसिबिलिटी नीचे है तो सेल करने से प्रॉफिट होगा। तो सेल दो तरह से होता है, एक आप कॉल पुट जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में मैंने समझा रखा है, वो आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मार्केट गिरेगा तो कॉल सेल कर सकते हो आप, या
पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। ये तो गिरने पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, बायर को ये ऑप्शन नहीं मिलता है। सेल करना मतलब सेलर है तो बायर यानी पुट बाय करेगा, यानी मार्केट गिरेगा तब। तो कॉल का मतलब क्या होता है, मार्केट बुलिश हो या बुल है मार्केट तो उसको बाय द अंडरलाइंग सिक्योरिटी का मतलब होता है बाय करना, मतलब ऊपर जाना। मार्केट में बाय का मतलब ऊपर जाना होता है, सेल का मतलब नीचे जाना होता है। पहले ये आपको समझना जरूरी है। चेंज द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायर टू इन्वेस्टिंग व्हाट शुड इन्वेस्टर्स बी अवेयर ऑफ। ठीक है, इन्वेस्टिंग से पहले इन्वेस्टर को क्या क्या पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल रिटर्न्स सिर्फ पता होना चाहिए, रिस्क क्या है वो पता होना चाहिए, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर को जानना जरूरी है, या कंपनी मैनेजमेंट को पर्सनली आपको जानना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, आप कंपनी को जानते हो पर्सनली उसका कोई मतलब नहीं है मार्केट में। पोटेंशियल रिटर्न्स क्या है सिर्फ वो जानने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे आओगे तो 89 to 90% ट्रेडर इसलिए लॉस करते हैं मार्केट में, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना है, रिस्क के बारे में सोचना ही नहीं है ना। तो रिस्क के बारे में आपको सोचना चाहिए, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इनमें से कौन सा है जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है। ठीक है, शेयर होता है, डिबेंचर होता है और ETF भी होता है। क्या नहीं होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट आप बैंक से लेते हो, ना कि स्टॉक मार्केट से या एक्सचेंज से। ठीक है, ETF क्या होता है, निफ्टी बीज, गोल्ड बीज, बैंक बीज आपने सुना होगा, तो वो ही ETF होते हैं। ठीक है, यानी आप ऐसे समझो ETF में आप सिर्फ मार्केट को ही बाय कर रहे हो और उसमें सिर्फ बाइंग ही की जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ETFs ट्रेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में ETF को कैसे ट्रेड किया जाता है, म्यूचुअल फंड की तरह यानी पर मंथ। ठीक है, पर मंथ, या कॉमन स्टॉक की तरह, या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है, या बॉन्ड की तरह। तो सिंपल है, ETF को आप जैसे स्टॉक बाय करते हो आप डेली कर सकते हो, इंट्राडे में कर सकते हो, है ना, इंट्राडे में भी कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट्स विच ऑफर हाई रिटर्न्स एंड आर नॉट रेगुलेटेड आर, क्या होता है। अगर आपको हाई रिटर्न कहता है कोई कि आपको हाई रिटर्न देने वाला है और कोई उसका रेगुलेटर नहीं है, यानी उस पे कमांड नहीं है, कोई रूल नहीं है, उस पे रेगुलेशन नहीं है, जैसे सेबी है उस तरह का अगर कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं है उसके ऊपर, तो फिर वो क्या हो सकता है, अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है, या कन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट उसमें किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, प्रोबेबली वो स्कैम हो सकता है। आपको अगर कोई कहता है 10,000 दो और अभी मॉर्निंग में 10,000 दो, इवनिंग में आपको 20,000 मिल जाएगा, तो कहना जय हिंद जय भारत उसको। ठीक है, मत पढ़ना इन चीज़ों। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ अ इशू डैश इशू नो मनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ऐसा क्या है जो इशू होता है उस समय इन्वेस्टर से पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो आपको पता है IPO आप पैसे लगाओ, आपको नहीं भी मिलता है IPO, है ना, पार्टिसिपेट करते हो पैसे लगाकर, जो अमाउंट ब्लॉक हो जाता है कुछ समय के लिए। मान लो 20,000 है तो 20,000 आपका ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको मिल गया तो वो शेयर जब लिस्ट होंगे वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, नहीं मिलता है तो ये ब्लॉक अमाउंट जो है आपके अकाउंट में फिर से वापस आ जाता है। बोनस इशू, राइट्स इशू या ऑफर फॉर सेल। तो बोनस इशू जब होता है तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर उसमें कोई पैसा नहीं देता है। बोनस क्या होता है, एक मान लो 1 शेयर है उसके बदले आपको 2 शेयर दे दिया जाएगा। जितना बोनस जिस तरह से अनाउंस किया गया है, अनाउंस किस तरह किया गया, देखो ये सारी डिटेल्स में हम लोग ना NISM 8 की सीरीज स्टार्ट होगी पूरी तरीके से, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये बोनस देखेंगे, ये सारी चीजें अच्छे से समझेंगे उसमें हम लोग।
तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या है, बोनस। ये व्हाट इज इश्यूड टू क्लाइंट आफ्टर सबमिटिंग केवाईसी फॉर्म। केवाईसी फॉर्म सबमिट करने के बाद क्या मिलता है? हाँ, क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, डेबिट कार्ड भी मिलता है, बट स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, बोनस शेयर नहीं मिलता है। स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये किन मिलता है? केवाईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है उसमें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ pool of investments that gives its investors the benefit of economies of scale even with small investments। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छे खासे इसमें क्या है, प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है? पॉन्जी स्कीम्स हो सकता है, पॉन्जी स्कीम हो सकता है, इक्विटी शेयर हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है, या बैंक डिपॉजिट हो सकता है। बैंक डिपॉजिट भी हो सकता है ना, बैंक डिपॉजिट हो सकता है, बट इसमें हम लोग म्यूचुअल फंड को अब फोकस करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में SIP अगर आप करते हो तो आपको मिनिमम 500 रुपीज आप डालते हो और उस पर एक लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। Which among the following mutual fund schemes would invest in both equity and fixed income securities। देखो म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं, कोई सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, कोई फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में करता है, कोई गोल्ड में करता है, कोई सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करता है ना, कोई सिर्फ लिक्विड फंड जो होता है जिसमें बहुत सारे मूव्स अच्छे अच्छे आते हैं उसमें करता है। बट दोनों के लिए सिंपल है, बैलेंस्ड होना चाहिए, दोनों के लिए बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना। बोथ है इक्विटी एंड फिक्स्ड, तो सिंपल है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड में क्या होता है, दोनों ही तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखो ये म्यूचुअल फंड जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या एडवाइजर होते हैं, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड में पैसे दिए जाते हैं, तो वो ये सारी चीजें डिसाइड करके वो करते हैं, ये सारी चीजें वो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उस बेस पे किया जाता है। द डिपोजिटरीज आर रजिस्टर्ड विथ RBI के साथ, NSDL के साथ, CDSL के साथ, या सेबी के साथ। तो सेबी के साथ डिपोजिटरी जो होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, ये दोनों डिपोजिटरी ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द करेंट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इज नॉन एज एंट्री लोड नहीं, AUM नहीं, NFO नहीं, उसको क्या कहा जाता है, नेट एसेट वैल्यू। जो भी आपका वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो आंसर आएगा वो आपका म्यूचुअल फंड NAV के रूप में जाना जाता है। चलो आप लोग अच्छे से देखो, समझो, डाउट में मत रहो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ ही सकते हो। समझो इसको, चीज को, 2 साल के लिए वैलिडिटी का आपके पास एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा इससे, विदाउट पैसे खर्च किए। तो और आप बेसिक नॉलेज भी जानोगे, तो इसको एक सेटलमेंट ऑफ फंड अकाउंट ऑथराइजेशन। ठीक है, रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन का मतलब वो रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन 130 आप अकाउंट रेट नहीं कर सकते हो, तो उसमें आपके अकाउंट ज्यादातर क्वार्टरली। ठीक है, हाउ डू पॉन्जी स्कीम अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स इनिशियली। पॉन्जी स्कीम होता है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है, रिटर्न्स मिलेंगे, कंसिस्टेंट एंड रियलिस्टिक रिटर्न। रियलिस्टिक रिटर्न नहीं हो सकता है, रियलिस्टिक रिटर्न्स नहीं हो सकता बाय बीइंग रजिस्टर्ड विथ रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। पॉन्जी स्कीम्स ऐसे रजिस्टर्ड होते तब तो इशू ही नहीं था। बाय प्रोवाइडिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन देयर ऑपरेशंस, अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो फिर नहीं इशू था। रिटर्न अदर
फिर हेरा फेरी मूवी देखी होगी, है ना, ऐसा ही पैसा, हाँ उसमें पैसा डबल के चक्कर में आप लोगों को पता है क्या होता है। तो देखते हैं which of the following regulator one can approach in case of problem with non-receipt of dividend। डिविडेंड अगर नहीं मिलता है तो आप इनमें से कहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग उसका आंसर दोगे, क्योंकि वो आंसर आपको सोचकर समझकर देना है। इजी होंगे, एक्चुअल नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोगों को वो आंसर देने के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। द ओनली वे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड ईमेल स्कैम इज, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करके आप रख सकते हो। सोशल मीडिया साइट में अननोन लोगों को डिफेंड करके केयरफुल हो जाना, अपने डाटा के बारे में प्रोटेक्ट करना है इसको, कहीं भी किसी को भी स्कैमर्स को पब्लिक वाईफाई को यूज करके या क्या कर सकते हो आप, फ्री डाउनलोड करके खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों से आप कर सकते हो खुद को भी जो है सर, इस तरह से केयरफुल अपने डाटा के प्रति रहना है आपको, और कोई भी स्कैमर के चक्कर में, आपको फ्रॉडस्टर के चक्कर में नहीं पड़े। खुद को आप सिर्फ ऐसे ही सेफ रख सकते हो, प्रोटेक्ट रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट वन कैन इन्वेस्ट पर मंथ इन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मैंने आप लोगों को इसका आंसर बता ही दिया है, इसका आंसर 500 होगा, लमसम में 100 रुपीज़ होता है, ये भी ध्यान रखो। SIP क्या होता है, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान, जो पर मंथ आप पे कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपीज़ आप SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो ट्रेडिंग की तरह नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, समझ लेना, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगा, और आप इसमें आंसर बताओगे, पॉज करोगे, इसका आंसर समझोगे और आंसर बताओगे। इस तरह के ही क्वेश्चन सभी हैं, इसके आंसर आप लोग खुद ही बताओगे। डाउट होगा मैं आप लोगों को जरूर इसमें हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपको खुद ही अपनी समझदारी से डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, तो आपको डिसीजन मेकिंग खुद ही करना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग देखो, पॉज करो, समझो, उसके बाद आंसर देना। उस बेस पे सही गलत आप लोगों को, मैं सही हुआ जो सही करोगे, गलत जो होगा उनको सही आंसर बताया जाएगा। क्वेश्चन देखो, पॉज करो, आंसर बताओ। सबके आंसर आप लोगों को देने हैं, पार्टिसिपेट करना है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको खुद के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, इसको भी देखो, पॉज करो, आराम से सोचो, आंसर दो, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है। आज इन्वेस्टमेंट टिप्स एडवाइस द मोस्ट गो टू मेथड टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। सिंपल सी बात है, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा मत करो, है ना, आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करो। ठीक है, चलो तो इसका आंसर आप लोगों को भी पता है, सिंपल है। चलो इसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यस, बिकॉज दे हैव लार्ज फॉलोइंग एंड आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। जरूरी नहीं है फॉलोअर है तो एक्सपर्ट भी होंगे, है ना। यस, ट्रेडिशनल मेथड जो है लाइक रिसर्च एनालिसिस आर नाउ बेकार हो गए हैं, सिंपल समझो, है ना। तो रिसर्च एनालिसिस, ट्रेडिशनल मेथड, रिसर्च और एनालिसिस कभी बेकार हो ही नहीं सकते हैं। आपको रिलाई नहीं करना है पूरी तरीके से टिप्स फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि वो रिस्की हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने देख लिया, इस तरह से ही आप लोग बताओगे चीजों को, और कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लियर क्वेश्चन कमेंट करके कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।
चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।